वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है क्लोनिंग वेक्टर्स। एनसीईआरटी खोलिए और पढ़ना शुरू करिए व्हाट आर द क्लोनिंग वेक्टर्स, और उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले एक इंफॉर्मेशन जो हमेशा देती हूं, इफ यू वांट टू क्लियर द नीट और द आईआईटी, अगर आपको डॉक्टर बनना है और अगर आपको आईआईटीएन बनना है तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। दे आर मार्वलस, ट्रेमेंडस एंड स्पेक्टेकुलर। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे विच इज द क्लोनिंग वेक्टर। पर हमको सबसे पहले बच्चों जी ये समझना जरूरी, देखो बहुत हम लोग ना फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द बायोटेक्नोलॉजी के फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर से लेकर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि मैंने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। लास्ट क्लास में एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग। मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का लास्ट क्लास में बच्चों जी क्लासिफिकेशन पढ़ाया था। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको ये बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से निकाले जाएंगे। रिवाइज करेंगे सर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं ये प्रोकैरियोट से ही निकाले जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, एक ही प्रोकैरियोट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाल सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो स्पेसिफिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है कट करने के लिए, वो होता है रिकॉग्निशन साइट और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फिर मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ है वो है HEND2। और फिर मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप 1, 2, 3। जो हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो होता है टाइप 2। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया नेमिंग ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसमें मैंने ई को R1 का बताया। ई का मतलब है इश्चीरिचिया, CO का मतलब है कोलाई, R का मतलब है RY13 स्ट्रेन एंड 1 का मतलब है दिस इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि RY13 इश्चीरिचिया कोलाई स्ट्रेन से निकाला गया। ठीक है, तो ये हुआ लास्ट क्लास का एक क्विक फटाफट से झमाझम सनासन रिवीजन। और अभी जब मैं शुरू कर रही हूं तो फिर से लगेगा ओ मैम फिर से आप वही शुरू कर दिए। तो बच्चों थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्योंकि वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। और अब मैं आपको बताऊंगी कुछ स्पेशल टाइप के क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, चलिए आ जाइए। नाउ सबसे पहले बच्चों जी हमको ये जानना जरूरी है बेटा जी होता क्या है वेक्टर, है ना। ऐसी थोड़ी हवा में तीर थोड़ी चलाना है। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि ई वेक्टर क्या होता है। ठीक है, हमको ये जानना है बच्चों कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर क्या है, तो जैसे मान लो कि कोई लड़का है वो अपनी गर्लफ्रेंड से सीधा मिलने चला जाए, मतलब वो लव लेटर वाली कहानी बताई थी। ठीक है, तो क्या होगा, गर्लफ्रेंड को जो है लव लेटर देने चला जाए तो दे आए लव लेटर, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो लव लेटर डायरेक्ट भी दे सकते हैं, पर लव लेटर अगर डायरेक्ट देगा तो खतरा है ना कि उसके बाप जो है उसको लातों घूसों से धुनाई कर दे। तो लड़के ने क्या किया कि उसने एक कबूतर पकड़ा, कबूतर ही पकड़ लेते हैं। तो एक कबूतर पकड़ा, कबूतर के मुंह में अपना लव लेटर ठूसा और लव लेटर को बोला जाओ गर्लफ्रेंड को दे आओ। क्या फिर उसके बाद में गाना गा रहा था, कबूतर जा 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 मेरे प्यार की 150वीं चिट्ठी मेरी गर्लफ्रेंड को दे आ। ठीक है, अब कबूतर कहाँ गया, वो तो कबूतर जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए वो गर्लफ्रेंड के पास ही जाएंगे, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं मानूं कि अगर मैं किसी कबूतर को यूज कर रही हूं फॉर द लेटर डिलीवरी, तो इट मींस द कबूतर इज व्हाट, कबूतर इज अ वेक्टर। कबूतर क्या होता है, वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर वो होते हैं, वो स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डीएनए होते हैं, जो किसी भी टारगेट जीन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां पर वेक्टर की प्रॉपरली डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, तो आप देख सकते हैं वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल। यही मैंने आपको बताया, वेक्टर वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए को ले लेते हैं और उसके बाद उसे होस्ट सेल के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये वो कबूतर है। ठीक है, वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल, जो कि किसके साथ बाइंड करते हैं, बाइंड विद नोट्स बनाते जाइए। क्लास नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्लाइड में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है मैम, बहुत अच्छा लिखा है, कोई टेंशन नहीं, पर जो मैम लिख रही है कहां पर बोर्ड पे, वो कॉपी में लिखा होना चाहिए बच्चों जी। और मैम की हैंडराइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही है तो 1080 का रिजोल्यूशन होता है कुछ, क्या है ना, उसको करो, क्योंकि उसमें बढ़िया मैम की राइटिंग दिखती है। कई बार ना मुझे खुद को अपनी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती तो मैं उसका रिजोल्यूशन बढ़ा लेती हूँ अपने देखने के लिए। ठीक है, अब ठीक है यार, अब मैं क्या करूं यार, कोशिश तो करती हूं, पर क्या होता है ना, जो लेफ्ट हैंडर्स रहते हैं उनका दिमाग और हाथ बहुत ही ज्यादा तेज चलता है, क्या करें। सो डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड विद व्हाट, बाइंड विद द फॉरेन डीएनए। ठीक है, किससे बाइंड करेगा, फॉरेन डीएनए से बाइंड करेगा। ठीक है,
ओके और ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे बच्चों जी रिकॉम्बिनेंट। क्या बना लेंगे, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, और अब इस रिकॉम्बिनेंट को हम कहां लेके जाएंगे, होस्ट सेल के अंदर। कहां लेके जाएंगे बच्चों जी, होस्ट सेल के अंदर। डन। सो मतलब ये जस्ट कहानी कैसी है कि ये है हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल। ऐसा बना लूं क्या, है ना, थोड़ा सा मोटा मोटा बनाती हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर रहे। ठीक है, ला 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 ला, ये है हमारा डीएनए मॉलिक्यूल। आई थिंक इट इज इतना ठीक है। और ये है बच्चों हमारा प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड मतलब ये है हमारा वेक्टर। ठीक है, पूरा वेक्टर बना लें। ठीक है, डन। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा। पहले ये है हमारा डिजायर्ड जीन। ठीक है, ये क्या है बच्चों हमारा, कैसा लिख रही हूँ यार। ठीक है, सो ये है हमारा बच्चों जी डिजायर्ड जीन। ठीक है, ये है हमारा डिजायर्ड जीन। ठीक है, ये हो गया हमारा डिजायर्ड जीन। और ये है हमारा वेक्टर जो हमारे डिजायर्ड जीन को लेकर जाएगा। अब हमने क्या करना था बोलिए, हमें ये डिजायर्ड जीन हमने क्या लेकर निकाला था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई किया था, तभी तो डिजायर्ड जीन हमें मिला है। तो यहाँ पर आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का इस्तेमाल किए, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंजाइम का इस्तेमाल आप यहाँ करेंगे। जब यहाँ करेंगे तो क्या होगा बोलिए, यहाँ पर जब करेंगे मैम तो ये जो वेक्टर है वो इस तरीके से खुल जाएगा और बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपना डीएनए लाकर फंसा दीजिए। डीएनए डबल हेलिक्स होता है और आपका वेक्टर भी डबल हेलिक्स है, डबल दिख रहा है ना आपको, और ये बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट। और अब इस रिकॉम्बिनेंट को होस्ट सेल में डाल दीजिए। होस्ट सेल क्या होगी बच्चों, ये सब रिविजन है। आप लोगों को लग रहा होगा मैम एक ही चीज क्यों पढ़ाती हूँ बार बार, रट जाए पूरा बस मेरे बच्चों को। ठीक है, ये हमने बनाई होस्ट सेल। होस्ट सेल ज्यादातर हम क्या लेते हैं, ई कोलाई लेते हैं या कोई बैक्टीरिया लेते हैं। उसके बाद होस्ट सेल में आप इसको डाल दो। ठीक है, होस्ट सेल में आप इसको डाल दो। क्लियर है, ये हो गया वेक्टर। तो वेक्टर ने क्या किया है बताओ मुझे, वेक्टर ने इस डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल तक पहुंचाया है। तो मैम क्या मैं इस डिजायर्ड जीन को डायरेक्टली होस्ट सेल में नहीं डाल सकता या डाल सकती, क्यों नहीं डाल सकते, करने के लिए तो कुछ नहीं क्यों नहीं कर सकते भैया, चलते अपन पैर से हैं पर सर से भी चल सकते हैं, करके देखना एक बार। बहुत सारे लोग चलते हैं सर के बल, क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इस डिजायर जीन को डायरेक्टली भी इसके अंदर डाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोगन, बाय द हेल्प ऑफ जीन गन। ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन, बहुत सारे मेथड है, अपन कर सकते हैं, अपन करेंगे भी वेक्टरलेस ट्रांसफर। ठीक है, अब ये तो कहानी हुई किसकी बच्चों, ये तो कहानी हुई जब हम बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर रहे हैं किसी जीन को। ऐसे ही हमें प्लांट्स में ट्रांसफर करना है किसी जीन को, ऐसे में किसी एनिमल में जीन को ट्रांसफर करना है, किसी ह्यूमन में जीन को ट्रांसफर करना है। तो फिर यहाँ पर ये जो है बकवास वेक्टर काम नहीं आएगा। ठीक है, मतलब बकवास का ये सबसे बेहतरीन वेक्टर है, तो फिर वहां पर अलग अलग टाइप के वेक्टर्स काम आएंगे। ठीक है, वेक्टर ये समझ में आया क्या हुआ, वेक्टर वो कबूतर है जो लव लेटर को पहुंचा रहा है। तो ये जो वेक्टर है ये बेसिकली आपके डिजायर जीन को उठाकर आपकी होस्ट सेल तक पहुंचाता है। सपोज दैट कि अगर किसी जीन को ह्यूमन बींग्स तक पहुंचाना है बेटा जी, तो क्या करोगे आप, तो क्या ये वाला वेक्टर चलेगा, नहीं चलेगा। फिर हमको ह्यूमन के लिए अलग प्रकार का वेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे ह्यूमन रेट्रोवायरस जो होते हैं वो वेक्टर के तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि HIV कॉज करते हैं, बट वी हैव टू प्रिपेयर द वेक्टर फर्स्ट। ठीक है, वेक्टर प्रिपेयर करना पड़ता है हमको। प्लांट्स के लिए भी हम लोग जो है TI वेक्टर्स यूज करते हैं, ट्यूमर कॉज करने वाले वेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ट्यूमर हो जाएगा, नहीं होगा। तो प्लांट में हम कौन से वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स के लिए कौन से वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए कौन से वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये हमने पढ़ना है, तो टेंशन नहीं लेना है। पर बैक्टीरिया में अगर मुझे कोई वेक्टर ट्रांसफर करना है तो वो क्या होना चाहिए, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर समझ में आया। वेक्टर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो फॉरेन ये डिजायर जीन को अपने अंदर इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट बन हो जाते हैं और फिर इसे हम होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ज्यादातर अब कहानी क्लियर हो गई कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो गाड़ी है जो डिजायर्ड जीन को होस्ट सेल तक लेकर आती है। क्लियर क्लियर क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे की बात करते हैं अपन। नाउ अब मैम हमको ये बताइए कि ज्यादातर हम कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर, YAC, BAC, M13, लैम्डा और आपके PBr3T2, PUC। ठीक है, ये सब तो मॉडिफाइड हैं। पर अगर मैं पूछूं कि सबसे, जैसे लैम्डा फाज वेक्टर होता है तो उसमें बैक्टीरिया फाज का मॉडिफिकेशन हम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी कि सबसे कॉमन टाइप का वेक्टर हम कौन सा यूज करते हैं मैम, तो वो होता है प्लाज्मिड।
अब तुम इसमें भी अपना माथा फोड़ोगे, मैम हम ये डिस्कस कर चुके हैं मैम, आप हर बार वही क्यों बताती हो मैं, तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, कई बार जो है टॉपिक ये रिवाइज होगा। इवन जब मैं अभी लास्ट में आपको पूरा प्रिपरेशन, इतने सारे जो लेक्चर्स लिए ना, जब उसका पूरा प्रिपरेशन बताऊंगी तो फिर वही चीज आएगी, फिर माथा फोड़ोगे, मैम फिर से वही आ गया, क्या करें हम, ये चैप्टर ही वही है यार, बार बार वही रिपीट होगा तो मैं क्या करूं बताओ, ठीक है। सो सबसे कॉमन वेक्टर जो हम यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन, अच्छा इससे पहले अरे ठीक है सुनो, अब वेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर थोड़ा सा मुझे समझाना है, तो मेरे दिल को चैन आए। वेक्टर समझ में आए, वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल विच ट्रांसफर द फॉरेन और डिजायर जीन फ्रॉम द वन सेल या फ्रॉम द आउटर साइड टू द होस्ट सेल, ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों जी टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, ये मुझे बताना है। अब मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, कितने प्रकार के वेक्टर हो सकते हैं। मैम अभी तक तो हमको यही पता है कि ये जो वेक्टर है डिजायर जीन को यहां से यहां लेके जाता है, इसके भी टाइप होते हैं क्या। एग्जाम्पल्स की बात नहीं कर रही हूं कि प्लाज्मिड वेक्टर, फाज वेक्टर, ये वेक्टर वो वेक्टर, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल बच्चों जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ओके चलो बढ़िया मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। इसके लिए मुझे एक बाइफर्केशन चाहिए, तो मैं एक बीच से लाइन खींच लूं तो थोड़ा सा मजा आ जाए हम लोगों को ना। चलो बीच से एक लाइन खींचूंगी ताकि मैं दोनों साइड पे अलग अलग टाइप के वेक्टर्स को बता सकूं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, पहले मैं वेक्टर का नाम रिलीज नहीं करूंगी, पहले मैं अपना काम करूंगी, ठीक है। सो सपोज दैट कि ये है मेरा डिजायर जीन, डीजे लिख दूं, डीजे आजा मेरे डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये ले लिया है कोई एक प्लाज्मिड, थोड़ा छोटा बनाती हूँ ना, ये मैंने ले लिया है बच्चों जी कोई प्लाज्मिड, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस। सो यहाँ पर मैंने लिया है कोई प्लाज्मिड, ले लिया कोई प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्लाज्मिड के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और प्लाज्मिड तो हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने इसको काट लिया, लिख दूं नहीं तो आधे बच्चों को समझ भी नहीं आएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। कभी भी बायोलॉजी पढ़ने का एक फंडामेंटल एक रूल समझो बच्चों, अगर वो रूल नहीं समझोगे तो कभी जीवन में कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी। वो द रूल इज, द गोल्डन रूल इज, कभी भी, नॉट इवन द बायोलॉजी, इवन फिजिक्स, इवन केमिस्ट्री, ठीक है, कोई भी लेक्चर में बीच में से मत एंट्री लिया करो। हालांकि मैं ये कोशिश करती हूँ कि कोई भी बच्चा अगर वो किसी भी लेक्चर से मेरे बीच में घुसा हुआ तो समझ में तो उसको आएगा, पर हर चीज जो है अगर वो पहले लेक्चर से देखी जाएगी तो लर्निंग जो होगी वो बड़ी एफिशिएंट और बड़ी क्लियर कट होगी, ठीक है। तो पहले लेक्चर से अटेंड किया करो, ओके। सो ये है हमारा क्या, डिजायर जीन, ठीक है। और ये है मेरा प्लाज्मिड जिसे मैं एज अ वेक्टर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। मैं टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। जब मैंने इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया तो ये कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इट इज लाइक दैट ओनली, ठीक है, डन है। उसके बाद मैंने इस डिजायर जीन को इसमें लाके फंसा गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया है बच्चों, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, आई होप दिस इज इतना छोटा छोटा विजिबल है आपको। ये क्या है बच्चों, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, डन। और अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को बेटा जी हम किस में भर देंगे, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम भर देंगे बैक्टीरिया में, क्लियर। और इससे मैं अभी आपको शुरू करना चाहूंगी प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है, नहीं तो फिर मैं प्लाज्मिड को समझाना यहीं पे मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार का, अब यहाँ पे इस स्लाइड में हम एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम कौन कौन से वेक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो इस स्लाइड में आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर, और इस वाली स्लाइड में आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, कोई टेंशन कोई परेशानी तो नहीं। नाउ अब एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर में मैंने बात करनी है प्लाज्मिड के बारे में। सबसे पहला, सबसे कॉमन, सबसे क्यूट, सबसे सुंदर, सबसे एफिशिएंट, बढ़िया तरीके का जो वेक्टर है वो है प्लाज्मिड। चलो प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। चलो देखो नाउ, सबसे पहले आई नीड टू ड्रॉ द बैक्टीरियल सेल। चलो ये है मेरी बच्चों जी एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये है आपकी एक बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब कहानी ये है, व्हाट आर द प्लाज्मिड्स, ये होते क्या है। बैक्टीरिया के पास अपना खुद का क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये खुद का डीएनए, क्रोमोसोम नहीं डीएनए लिख देते हैं, ठीक है, ये है डीएनए, ठीक है। ये जितना भी फंक्शन बैक्टीरिया में हो रहा है वो सारा यही डीएनए करता है। मेरी बात आपको क्लियर हुई, जितना भी फंक्शन बैक्टीरिया में हो रहा है वो सारा यही डीएनए करता है। तो ये डीएनए कैसा है, ये है क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, ये क्या है, ये है क्रोमोसोमल
क्रोमोसोमल डीएनए, ये है आपका क्रोमोसोमल डीएनए। और मैं अगर बात करूं तो आपके बैक्टीरिया में एक और प्रकार का डीएनए होता है जो कि है ये। अब मैंने 2 क्यों बनाया, उसको 1 क्यों बनाया, आइए समझते हैं। ये जो डीएनए है बच्चों जी, ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले अपन बात करेंगे, ठीक है। ओके, प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। क्या होता है प्लाज्मिड? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। क्या है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब ये है क्रोमोसोमल, मतलब ये हमारा एसेंशियल चीज है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, इसके साथ एक्स्ट्रा में कॉपी दिया, मतलब इट इज जस्ट लाइक कि सुनो हम लोग दिवाली पे गए सोन पापड़ी खरीदने, ठीक। एक जो मिल रही थी 120 रुपए किलो मिल रही थी, और एक जो मिल रही थी वो मिल रही थी फ्री में। और जो फ्री वाली है उसकी जरूरत थी क्या? नहीं, पर क्योंकि वो एक्सपायरी होने वाली थी इसलिए हमको दे दिया गया, तो वो एक्स्ट्रा है, उसको नहीं मतलब है, पर हम खाते कौन सा है, मतलब जो यूज में आती है वो होती है वो वाली मेन सोन पापड़ी। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि खराब वाली सोन पापड़ी खाई नहीं जाती, वो खराब वाली सोन पापड़ी के भी तो अपने काम है ना बच्चों। सो बच्चों मैं आपको ये बता रही थी कि जो प्लाज्मिड होता है वो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, वो मेन क्रोमोसोम है जो डीएनए डिवीजन, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सब ट्रांसफर करने में काम करता है। ये हमेशा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है और हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है आपको? डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक, डबल स्ट्रैंडेड होता है। साथ ही में ये होता है सर्क्यूलर। कैसा होता है? सर्क्यूलर दिख रहा है आपको? क्लियर? ये एसेंशियल है। अगर इस क्रोमोसोम की बात करूं बच्चों तो ये है एसेंशियल, मतलब ये मांगता ही है, इसके बिना काम नहीं होगा बच्चों। ये है एसेंशियल, इसके बिना काम नहीं होगा, सेल डिवीजन वगैरह सब गड़बड़ है। ये होता है नॉन एसेंशियल। कैसा होता है? नॉन एसेंशियल, ठीक है, ये नॉन एसेंशियल है। समझ में आई बात? नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है कि ये हो नहीं हो इससे बैक्टीरियल सेल को कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात? ये हो ये नहीं हो, ये बाहर में जाए, कोई लेना देना ना मेन बैक्टीरियल सेल को नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। कैसा होता है बच्चों? ये होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। कैसा होता है बच्चों? ये होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्लियर हो गई बात? तो ये है प्रॉपर्टी प्लाज्मिड की। अब इसकी एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, नॉन एसेंशियल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, और मैं बताऊं ना इसका कॉपी नंबर बहुत तेज होता है। कॉपी नंबर का मतलब ये है डिवीजन बड़ा फास्ट करता है, ठीक है। और ये कितने भी नहीं, एक हो सकते, 2 हो सकते, 100 तक हो सकते हैं एक ही सेल के अंदर, पर इससे मेन डीएनए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हम एज अ वेक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे? एज अ वेक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे। प्लाज्मिड क्लियर हो गया आपको, ठीक। अब रिकॉम्बिनेंट हमने प्लाज्मिड बना लिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर खुद का तो डीएनए है, ये सेल्फ डीएनए है, इसके अंदर खुद का प्लाज्मिड। तो अच्छा, ये प्लाज्मिड हमने निकाला कहां से? बैक्टीरिया में पाया जा रहा था। कोई भी वेक्टर, कोई भी प्लाज्मिड जो है वो हमेशा कहां से निकाल, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं वैसे प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया से ही निकाले जाते हैं। तो ये हमने किसी बैक्टीरिया, अच्छा इसको निकाल भी लोगे ना बेटा जी, है ना, इसको निकाल भी लोगे ना तो इस सेल को जो है कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। इस सेल, इसको अपने प्लाज्मिड को निकाल भी लिया तो इस बैक्टीरियल सेल को कोई फर्क नहीं पड़ना है। रख भी दिया तो कोई, किसी नया दे दिया कोई फर्क नहीं, ले लिया कोई फर्क नहीं, बस यूं ही है, यूं ही चले जा रहे। पर इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। हमने किसी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को निकाला, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसके कुछ पार्ट को हटाया, और उसके बाद कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? जिसका इस्तेमाल आपने डिजायर जीन को काटने के लिए किया था। उसके बाद दोनों को इंसर्ट किया, हमने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया, और बेटा जी इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम लोगों ने क्या कर दिया? इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम लोगों ने इस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री दे दी। अब कहानी ये है कि मान लो कि ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड नहीं हो रही, ध्यान से सुनना रे, मान लो कि ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है कि बैक्टीरिया नहीं डिवाइड होगा तो प्लाज्मिड नहीं डिवाइड होगा, बैक्टीरिया नहीं डिवाइड होगा तो उसका मेन डीएनए डिवाइड नहीं होगा। पर ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि बैक्टीरिया अगर डिवाइड नहीं होगा तो उसका प्लाज्मिड डिवाइड नहीं होगा। प्लाज्मिड डिवाइड हो सकता है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, बिना बैक्टीरियल सेल डिवाइड हुए भी प्लाज्मिड 1 से 3 हो गए। अब सोचो जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा, ध्यान से सुनते जाना, जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा
ये देखो मान लो 1 से 2 बना दिया मैंने, ऐसे बहुत सारी चीजें बनेंगी, ठीक है। ये 1 से 2 से 3 से 4 बना देती हूँ, है ना। ये मान लो 4 बैक्टीरिया बना दिए। अब सब में मान लो ये खुद का जेनेटिक मटेरियल तो ये इतना ही रहेगा, ये खुद का जेनेटिक मटेरियल, पर प्लाज्मिड की कोई लिमिटेशन नहीं है, प्लाज्मिड कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया कितने सारे प्लाज्मिड बना दिए, ठीक है। ये कितने सारे भी प्लाज्मिड हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ थोड़ा अजीब सा बना रहा है पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने भी प्लाज्मिड हो सकते हैं, ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड, प्लाज्मिड समझ गए ना, ये प्लाज्मिड बन गए। क्लियर है? कितने भी प्लाज्मिड हो सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर कहानी ये है कि अब आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। तो प्लाज्मिड के अंदर जो है सेल्फ रेप्लिकेशन का इतना भयंकर प्रॉपर्टी होता है कि बैक्टीरिया डिवाइड हो या नहीं हो, वो अंदर ही अंदर अपना नंबर बढ़ाते जाते हैं। तो अगर ये अपना नंबर बढ़ा रहे हैं तो डिजायर्ड जीन का नंबर भी तो बढ़ रहा है। अगर ये प्लाज्मिड अपना नंबर बढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर जो तुमने डिजायर्ड जीन घुसा है वो भी तो बढ़ रहा है। अब कहानी सुनो, ये जो डिजायर्ड जीन है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ही अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लो ये डिजायर्ड जीन, मान लो सोचो ये डिजायर्ड जीन जो है ये ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए है। सपोज दैट कि ये डिजायर्ड जीन ग्रोथ हार्मोन के लिए हमने बनाया है, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना अभी तक कितनी बात? अब ये क्या करेंगे, ये प्लाज्मिड, ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड होते जाएगी, साथ ही साथ प्लाज्मिड भी डिवाइड होगा, और ये प्लाज्मिड अरे ब्लैक कलर का है, और ये प्लाज्मिड भर के पूरा ग्रोथ हार्मोन बनाता जाएगा। और आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बैक्टीरियल सेल को तोड़ेंगे और यहाँ पर पूरा ग्रोथ हार्मोन कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इस प्लाज्मिड को क्यों यूज किया है? हमने इस प्लाज्मिड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया है, ठीक है। हमने इस प्लाज्मिड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया है ताकि वो ग्रोथ हार्मोन बना सके। तो इस प्रकार के वेक्टर को बेटा जी, प्यारे बच्चों जी, हम एक्सप्रेशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। क्या कहते हैं इसे हम बेटा जी? एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लियर हुई इतनी बात? समझ में आई बात? तो अगर हम प्लाज्मिड को अपना डिजायर जीन देकर उसे बैक्टीरिया में या होस्ट सेल में जाते हैं, होस्ट सेल के अंदर अपना नंबर बढ़ता है, तो ये जो जीन आप डिजायर जीन बैक्टीरिया के अंदर घुसा रहे हो, ये क्यों घुसा रहे हो? ताकि हमें कोई प्रोडक्ट मिले। प्रोडक्ट वो सेल के अंदर बनाता जाएगा, बाद में हम सेल को तोड़ेंगे और सारा प्रोडक्ट बाहर निकाल लेंगे। सो ये होता है एक्सप्रेशन वेक्टर, जिसमें आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है। अब आइए बेटा जी, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे में। सेम टू सेम ये कहानी अगर इधर चली गई, ठीक है, ये कहानी मैं वापस से नहीं बना रही हूं, अगर ये वाली कहानी इधर चली गई, ये तो नीचे एक्सप्रेशन वेक्टर हुआ, पर अगर ये कहानी ऐसी हो गई, ठीक है, ये, ठीक है, ध्यान से देखते जाना बच्चों, है ना। ये इसका डीएनए है, ठीक है, ये इसका प्लाज्मिड है। अब ये प्लाज्मिड अंदर ही अंदर क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। ये प्लाज्मिड अंदर ही अंदर क्या होगा? डिवाइड हो गया, ठीक है। और इससे, इस बैक्टीरियल सेल से बहुत सारे बैक्टीरियल सेल बनेंगे। एक बना लो ये, और एक बना लो ये, एक बना लो ये, एक बना लो ये, बहुत सारी जो है बैक्टीरियल कॉलोनीज बनी, ठीक है, बन गई इतनी सारी। और इसके अंदर प्लाज्मिड बना लो, बहुत सारे प्लाज्मिड बना लो। चलो बना लेती हूँ, बहुत सारे मन है ना, आज बना ही लेती हूँ बहुत सारे प्लाज्मिड। लो, ठीक है, थोड़े मोटे से बना लेती हूँ, डबल स्टैंडर्ड नहीं बना रही हूँ, पर आपको समझना डबल स्टैंडर्ड ही है इनको, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे प्लाज्मिड बना लिए, ठीक है, मैंने मोटे इसलिए बना दिए पर है ये सारे डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसके अंदर आपका डिजायर जीन ठूस दो यार, ठीक है, इसके अंदर अपना डिजायर जीन ठूसो डिजायर जीन, ये ठूस दिया, ठीक है, ओके, ठीक, डिजायर जीन मिल गए हमको। सेम टू सेम अभी तक कहानी चल रही है, पर अब हमें करना ये है कि वी हैव टू कट द डिजायर जीन, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब यहां पर हमें कट करना है अपना डिजायर जीन, और डिजायर जीन को कलेक्ट कर लेना है। समझ में आई बात? हमें डिजायर जीन को कलेक्ट कर लेना है। ये हो गया डिजायर जीन, कट कर करके निकाल लो, ये आ गया डिजायर जीन। सो यहां पर हम वेक्टर को क्लोन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का वेक्टर जिसमें हमें सिर्फ जीन चाहिए होता है, उसका प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है, ऐसे प्रकार के वेक्टर को हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। हमें क्लोनिंग वेक्टर क्यों यूज करते हैं? हम क्लोनिंग वेक्टर इसलिए यूज करते हैं जब भी हमें मल्टीपल कॉपीज, ध्यान सुनना, हम क्लोनिंग वेक्टर क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन मिल सके, ठीक है। जब हमें इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए तो हम एक्सप्रेशन वेक्टर यूज करेंगे, जब हमें सिर्फ मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन चाहिए तो हम क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात? सो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिजायर जीन को
आपके बाहर से लेकर होस्ट तक लेके जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर जिसमें हम प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, और एक होता है क्लोनिंग वेक्टर जिसमें हम डिजायर जीन को क्लोन करके जीन की मल्टीपल कॉपीज को बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो प्रोडक्ट बाय द एक्सप्रेशन वेक्टर एंड दैट PBr322 ये भी एक प्रकार का मैन मेड प्लाज्मिड, इट इज नॉट द नेचुरल प्लाज्मिड। ठीक है, तो वेक्टर एंड इट्स टाइप क्लियर हो गया, एक्सप्रेशन एंड क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, नाउ अब देखते हैं वेक्टर जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स हो सकते हैं बच्चों, जैसे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाजेस, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बहुत सारे टाइप के आपके वो हो सकते हैं दैट क्या वेक्टर। ठीक है, सबसे पहला जो क्लोनिंग, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक्सप्रेशन वेक्टर ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन से थे? बैक्टीरियोफाजेस, यैक बैक और प्लाज्मिड। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड को सबसे पहले जो है विलियम हेज और आपके जेसुआ लेडरबर्ग, जिसने लेडरबर्ग टेटम टेक्निक जो है रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक दी थी, वही इन्होंने 1952 में डिस्कवर किया प्लाज्मिड्स को। ठीक है, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, ये मैंने बताया कि नॉर्मल बैक्टीरियल क्रोमोसोम से इनका कोई लेना देना नहीं है। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये अपने से रेप्लिकेट होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। डबल स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि डिजायर्ड जीन भी डबल स्टैंडर्ड है, उसको इंसर्ट करना है इसमें। ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊं कि एक ही डीएनए के अंदर बहुत सारे प्लाज्मिड हो सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड। नॉर्मली ऑलमोस्ट हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है, पर हम जो है प्लाज्मिड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सर्कुलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा मॉडिफाइड, सबसे ज्यादा यूज करने वाला मैन मेड मॉडिफाइड जो प्लाज्मिड है वो है PBr322। इसके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है। अब मैं आपको बताती हूं कि एक प्लाज्मिड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, चलिए वो डिस्कस करते हैं। सो अब हम देखेंगे पहली प्रॉपर्टी जो कि एक वेक्टर में होनी चाहिए, और वो है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आइए समझते हैं, हालांकि मैंने शायद इसको कहीं ना कहीं आपको समझाया होगा बेटा जी, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी वेक्टर के अंदर उसके पास होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चलिए देखते हैं। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास उसके डीएनए के पास उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लो, ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि ये कोई एक बैक्टीरियल सेल है, ध्यान से समझते जाना बच्चों हैं। सो दिस इज द बैक्टीरियल सेल, ये है आपकी कोई बैक्टीरियल सेल। डन। अब इस बैक्टीरियल सेल में बच्चों जी क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम। क्लियर? अब ये भी क्रोमोसोम क्रोमोसोम मतलब जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम को की जगह मैं लिख देती हूँ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, इट इज मच एप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, तो ये है अपना जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ साइट्स होती हैं, ठीक है, जहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर इस तरीके से कुछ साइट्स होती हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इन साइट्स को बेटा जी हम लोग कहते हैं ORI या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब अगर मैं किसी भी क्रोमोसोम की बात करूं, इवन मैं अगर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की बात करूं, ठीक है, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी डिवाइड होते हैं, उनके अंदर भी डीएनए होता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के अंदर भी बहुत जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जनरली बैक्टीरिया जो होते हैं, अच्छा किसी भी डीएनए में एक या एक से ज्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है। ज्यादातर बैक्टीरिया में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जबकि यूकैरियोट्स में कई सारे हो सकते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर मैं ये बोल रही हूँ कि रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन हमेशा स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम ORI, ये आपको पता होना चाहिए। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से हमेशा आपका डीएनए डिवाइड करना शुरू करता है, चाहे मैं बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ, चाहे ह्यूमन बॉडी की जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ, किसी भी जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ, हमेशा रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही स्टार्ट होगा। क्लियर हो गई बात? अब आप जैसे कि मैं बात कर रही हूं, क्योंकि मैं वेक्टर की बात कर रही हूं, तो ये आपका जो वेक्टर है इसमें भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाएगा। क्लियर है? सो इस आपके वेक्टर में भी ORI पाया जाएगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? नाउ
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ये निर्भर करता है कि आपका प्लाज्मिड कितनी कॉपीज बनाएगा। समझ में आई बात? सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विल डिसाइड हाउ many copy number of plasmid will formed। क्लियर हो गई बात? सो किसी भी प्लाज्मिड के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे देखो भैया सीधी बात है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पूरे R&D टेक्नोलॉजी का, पूरे बायोटेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? इस पूरे ऑब्जेक्टिव ये है कि मैडम हमको क्या इसको खोलना है और इसमें अपना डिजायर्ड जीन घुसा देना है। जब हम डिजायर्ड जीन घुसाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमको मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन चाहिए है। तो जनरली हम एक ऐसा प्लाज्मिड चुनते हैं जिसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास हाई कॉपी नंबर बनाने की प्रोबेबिलिटी हो। जैसे ध्यान से समझो, अगर मान लो ये प्लाज्मिड है, इसका जो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसमें मैंने अपना डिजायर्ड जीन इस जगह पे घुसा दिया। अब हमेशा स्टार्ट कहां से होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से होगा। वहीं पर आपको क्या घुसाना है? अपना डिजायर्ड जीन घुसाना है। तो अगर आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के आसपास अपना डिजायर्ड जीन घुसा देते हैं तो जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा आपका डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेट करेगा। समझ में आई बात? अब ये डिसाइड करता है कि एक प्लाज्मिड जो है कितनी कॉपीज बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी बैक्टीरियल सेल में एक भी प्लाज्मिड हो सकता है और 100 भी प्लाज्मिड हो सकते हैं। ठीक है, एक प्लाज्मिड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि एक से एक ही बने, और एक प्लाज्मिड के अंदर ये भी प्रॉपर्टी हो सकती है कि एक से वो 100 कॉपीज बना सकता है। तो जनरली हम हमेशा कौन सा प्लाज्मिड चूज करेंगे? हम हमेशा बेटा जी ऐसा प्लाज्मिड चूज करेंगे अपने डिजायर्ड जीन ट्रांसफर के लिए जिसका हाई कॉपी नंबर हो। क्लियर है? तो हमेशा प्लाज्मिड जो होता है उसकी इतनी भयंकर कॉपी नंबर होने चाहिए, मेरा 1 से लेके 100 बन जाए। तो अगर मान लीजिए कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि फलाने जीन को हम इस प्लाज्मिड में घुसाना चाहते हैं, तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक जीन से मल्टीपल कॉपीज बने, ध्यान से सुनना, अगर एक जीन से हम ये चाहते हैं कि मल्टीपल कॉपीज बने तो हमें कैसा प्लाज्मिड चुनना चाहिए बेटा जी? हमें ऐसा प्लाज्मिड चुनना चाहिए जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हाई रेप्लिकेशन करने का पावर हो, और अगर हाई रेप्लिकेशन करने का पावर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे है तो धड़ 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 प्लाज्मिड की कॉपीज बनती जाएंगी। क्लियर हो गई इतनी बात? डन हो गई इतनी बात? सो ये आपको क्लियर हो गया। किसी भी क्रोमोसोम की बात कर रही हूं, किसी के भी डीएनए की बात कर रही हूं, कोई भी प्लाज्मिड की बात कर रही हूं, अगर वो डिवाइड होता है तो हमेशा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही डिवाइड होगा। क्लियर हो गई है इतनी बात? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो रेप्लिकेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ORI जहां भी लिखा होगा ना वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, किसी भी प्लाज्मिड की कॉपी नंबर किस पे डिपेंड करती है? और इट इज डिपेंडेंट ऑन द ORI। अगर ORI हाई कॉपी नंबर बनाने वाला होगा तो प्लाज्मिड ज्यादा जल्दी रेप्लिकेट करेगा और बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, और अगर वो ज्यादा रेप्लिकेट करने वाला नहीं है तो अब आपका प्लाज्मिड जो है ज्यादा रेप्लिकेट नहीं करेगा और आपको कम डिजायर्ड जीन मिलेंगे। तो प्लाज्मिड कैसा चुनना है? जिसके ओरिजिन ऑफ जीन जो रेप्लिकेशन है उसके पास हाई कॉपी नंबर बनाने का पावर हो। क्लियर हो गई है इतनी बात? चलिए इसको ना अब मैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक, अच्छा it is a specific sequence of DNA bases which is responsible for the initiating replication। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये देखो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो हर प्लाज्मिड का, हर डीएनए का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलग अलग होता है। तो हर डीएनए में स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। फलाने का रेप्लिकेशन सीक्वेंस ये है तो यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो चाहे क्रोमोसोमल डीएनए हो, चाहे आपका डीएनए हो, बैक्टीरियल डीएनए हो, प्लाज्मिड हो, किसी का भी डीएनए हो, रेप्लिकेशन जिस सीक्वेंस से स्टार्ट होता है वो फिक्स होता है कि भैया ये डीएनए तो यहीं से शुरू होगा। ठीक, प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक में बड़े सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो इतना देखो मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो बहुत सारे डीएनए बनेंगे। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। क्लियर है? पर ये हाई कॉपी नंबर वाला भी हो सकता है। क्लियर? सो जनरली प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जबकि यूकैरियोटिक में मेनी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं आपको बात करती हूँ, चलिए एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक, क्लोनिंग वेक्टर्स, यू नो दैट द प्लाज्मिड एंड द बैक्टीरियोफाजेस, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लोनिंग पहले हमने पढ़ा वेक्टर क्या होते हैं, फिर वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर एंड क्लोनिंग वेक्टर। हमारा मेन टारगेट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। ठीक है, फिर एक क्लोनिंग वेक्टर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो एक क्लोनिंग वेक्टर में सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए बच्चों जी। ठीक है,
So you know that the plasmid and bacteriophages has ability to replicate within the bacterial cell. Now the question is, what is bacteriophages? Bacteriophages वो वायरस होते हैं, ध्यान से समझिएगा. Bacteriophages क्या हैं? Bacteriophage वो वायरस होते हैं बेटा, जिससे आपका जिसके जो वायरस होता है बैक्टीरियोफाज से कांटे वाला होता है, चल के आता है, उसके बाद अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है बैक्टीरियल सेल में. उसके बाद ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर घुस जाता है. कहां पे घुसेगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में. और फिर ये रेप्लिकेट करेगा जैसे जैसे बैक्टीरियल सेल डिवाइड, बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिवाइड करेगा, ये वायरल डीएनए भी डिवाइड करेगा. ठीक है, तो बैक्टीरियोफाजेस एंड प्लाज्मिड के पास ये एबिलिटी होती है कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट कर सकते हैं. वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट कर सकता है और प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करते हैं. ठीक है, और इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता. देखो ध्यान से सुनो, मेरे अंदर कोई बागी घुसा हुआ है, जैसे कि एचआईवी है, जैसे एचआईवी है, जैसे मान लो कि अगर एचआईवी का काम क्या होता है कि एचआईवी जो है अपना जो है क्या काम करता है, जेनेटिक मटेरियल छोड़ देता है हमारे डीएनए में, जेनेटिक मटेरियल घुस जाता है, हमारा डीएनए जैसे जैसे रेप्लिकेट करता है एचआईवी का भी डीएनए रेप्लिकेट करता है. यहां पर भी प्रॉब्लम यही है कि जनरली जो वायरल डीएनए होते हैं वो होस्ट का, जो होस्ट जिसके अंदर वो घुस रहे उसके जेनेटिक मटेरियल से घुस जाते हैं और उसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है तो वायरस का भी डीएनए रेप्लिकेट करता है. समझी गई मेरी बात? कोई टेंशन कोई परेशानी ना को नहीं है. ठीक है, ओके डन. उसी तरीके से प्लाज्मिड है, तो चाहे वायरल डीएनए आपके डीएनए में घुस के रेप्लिकेट करे, चाहे प्लाज्मिड रेप्लिकेट करे, कभी भी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म इसको पहचान नहीं पाता और इंडिपेंडेंटली ये दोनों रेप्लिकेट करते रहते हैं. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. कोई मतलब प्लाज्मिड रेप्लिकेट करते रहे, कैसे भी वायरल डीएनए रेप्लिकेट करता रहे, क्रोमोसोमल डीएनए को उससे कोई लेना देना नहीं है. बैक्टीरियोफाजेस बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल. ये आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं इनका हाई कॉपी नंबर होता है, मतलब इनका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है ये बहुत फास्ट होता है. शरीर के अंदर सेल्स के अंदर घुसते ही धड़ 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 ये अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देते हैं. सम प्लाज्मिड may have one और देखो अब it's only to मतलब कितना कॉपी नंबर बनना है, it's totally depend on what? Origin of replication. ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उस पर निर्भर करता है. कुछ जो हमारे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड होते हैं वो अपने से 1 से 2 कॉपीज बना पाते हैं. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक ही बार में 15 से 100 कॉपीज भी बना सकते हैं. ठीक है, और हो सकता है इससे ज्यादा भी बनाए. इफ वी आर एबल टू लिंक द एलियन पीस ऑफ डीएनए, ठीक है, अगर हम लिंक कर पाते हैं किसको, एलियन पीस ऑफ डीएनए को बैक्टीरियोफाज और या प्लाज्मिड के डीएनए से, तो हम देखो ध्यान से समझना बात को. इधर देखो, आ जाओ यहाँ पे देखो ये क्या एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलना चाह रही है. जैसे मान लो बेटा ये है आपका एलियन डीएनए. एलियन डीएनए का मतलब है जिसे हमें डिजायर जीन इसको हम कह सकते हैं, इसी को हम एलियन डीएनए भी कह रहे हैं. ठीक है, सो मान लो बेटा कि ये है आपका एलियन डीएनए, ला 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 ला. ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपका एलियन डीएनए और ये है आपका प्लाज्मिड. ठीक है, ये है आपका प्लाज्मिड. इस एलियन डीएनए को मैंने इस प्लाज्मिड के यहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में इंसर्ट करवा दिया. ठीक है, अब हुआ क्या कि उसके बाद मैंने क्या करना है ये पता होना चाहिए आपको. उसके बाद मुझे इसे एक होस्ट सेल में डालना है. कहाँ डालना है इसे? मुझे एक होस्ट सेल में डालना है, तो डाल दो. व्हाई यू आर वेटिंग फॉर व्हाट? क्रिसमस. ठीक है, और उसके बाद फिर ये अपना नंबर धड़ धड़ करके बढ़ाता जाएगा. ठीक है, ये देखो बढ़ाता जाएगा. ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी कि अब जितने बार भी, ध्यान से सुनना, अब जितने बार भी प्लाज्मिड डिवाइड होगा ये जो है एलियन डीएनए या डिजायर्ड जीन रेप्लिकेट होगा. सो अगर हमें हाई कॉपी, हमें इस एलियन डीएनए की बहुत ज्यादा कॉपीज चाहिए, तो मैं कैसा प्लाज्मिड चूज करूं बेटा? मैं ऐसा प्लाज्मिड चूज करूं जिसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत हाई कॉपी नंबर वाला हो, जिसका रेप्लिकेशन पावर, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है वो बड़ा ही तेज हो, मतलब धड़ 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 रेप्लिकेशन शुरू हो जाए. तो अगर मेरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ज्यादा रेप्लिकेशन करने वाला होगा तो मुझे ज्यादा डिजायर्ड जीन मिलेंगे. क्लियर है? सो एलियन डीएनए का नंबर प्लाज्मिड डीएनए के बराबर होगा. प्लाज्मिड डीएनए डिवाइड होगा, एलियन डीएनए भी डिवाइड होगा. ठीक है, यही ये बोलना चाह रहा है. ठीक है, सो वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ, हाँ तो कहां था, वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और द बैक्टीरियोफाजेस. तो देखो ध्यान से, जैसे मान लो बैक्टीरियोफाजेस है, बैक्टीरियोफाजेस ने का डीएनए घुस गया, बैक्टीरियोफाजेस ने अटैक किया. अब बैक्टीरियोफाज जो है उसका जो डीएनए है वो किसके साथ, होस्ट के डीएनए के साथ इंसर्ट करेगा. होस्ट का डीएनए जो है रेप्लिकेट करेगा बैक्टीरियोफाजेस का भी वो होगा. ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि प्लाज्मिड का नंबर जो होता है वो इक्वल टू कितना हो जाता है आपका एलियन डीएनए. क्लियर है ना? एलियन डीएनए आपने इंसर्ट कर दिया प्लाज्मिड में. ओके, vector used at present and engineered in a such a way that help very easy linking of foreign DNA and selection of recombinant and non recombinant. ये क्या होता है?
ये क्या होता है, ये क्या लाइन जो है अपना बोल दी, ये लाइन मैं आपको अभी समझा रही हूँ, टेंशन नहीं लेना है अपने को। आइए देखते हैं आगे, ठीक है, आगे देखते हैं, टेंशन नहीं लेना अपने को। आओ पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर वो समझाती हूँ। देखो अब क्या बोल रहा है, किसी भी वेक्टर के अंदर क्या फीचर होने चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट, इट इज फाउंड इन एनी पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। एनी पीस ऑफ डीएनए का मतलब है कि कहीं, जैसे मान लो हर किसी का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अलग अलग होता है, हर जेनेटिक मटेरियल का अलग अलग होता है, तो एक स्पेशल सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा वही है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। और व्हेन इट इज लिंक्ड टू दिस, हाँ तो कहां था, इट इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट एनी पीस ऑफ डीएनए विच व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, कोई भी पीस ऑफ डीएनए जब आप इस सीक्वेंस पे लिंक करते हैं तो एंड मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, हम क्या कर रहे हैं, हम जो है आपका एलियन पीस ऑफ डीएनए कहाँ घुसाते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो है, वहां पर रेप्लिकेशन का पावर सबसे अच्छा होता है, तो आपका एलियन डीएनए भी रेप्लिकेट होता है। पर उसके पहले हमको उसको कहाँ घुसाना पड़ेगा, हमको उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, होस्ट सेल के अंदर घुसाना पड़ेगा, तभी तो रेप्लिकेट करेगा। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, यहीं से हमारा कॉपी नंबर भी डिसाइड होता है। अगर हाई कॉपी नंबर वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तो हमारा डिजायर्ड जीन का भी कॉपी बढ़ेगा। सो इफ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ टारगेट डीएनए, अगर मुझे बहुत सारा टारगेट डीएनए चाहिए तो हमेशा ऐसा वेक्टर चुनो जो हाई कॉपी नंबर प्रोड्यूस करने वाला हो। क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात डन हुई, इतनी बात ठीक, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, डन हो गई ना। अब आ जाओ मेरे साथ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हुआ, अब मैं आपको इस लाइन का, मतलब एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं तो एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर है, सो वी हैव डन विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पर ये लाइन अभी मुझे समझ में नहीं आ रही है, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी। वेक्टर आर यूज्ड एट प्रेजेंट are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant and non-recombinant। ये क्या माथा फोड़ी है, आइए समझते हैं। सपोज दैट, देखो इधर इधर आओ, इधर आओ, समझते हैं हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। देखो ओके, सपोज दैट कि मैंने क्या किया, मान लो ये है मेरा, मैं थोड़ा मोटे मोटे बनाती हूँ, मान लो मेरा ये है एलियन डीएनए, ठीक है, और ये है बच्चों जी मेरा प्लाज्मिड, ठीक है, ये है बेटा जी मेरा प्लाज्मिड, डन, ये है मेरा प्लाज्मिड, डन हो गया प्लाज्मिड, ठीक है ना, डन 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 डन, ठीक। अब क्या हुआ, अब इस एलियन डीएनए को जब मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट के मैंने निकाला था, और उसके बाद यही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कहाँ इस्तेमाल करूंगी, इसको काट दिया। जब मैंने इसको काटा तो कहानी कुछ ऐसी हो गई, इट इज लाइक दैट, ठीक है, और उसके बाद मैंने इस एलियन डीएनए को इसमें घुसा दिया। क्लियर, ठीक। अब कहानी का सार समझो जो मैंने समझाना है आपको। अब ये हर बार जरूरी नहीं है बच्चों, देखो दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट, ध्यान से देखो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ये क्या है आपका रिकॉम्बिनेंट। क्लियर, पर क्या हर बार ये जरूरी है, देखो अगर तुम्हें ये लगता है कि मैडम क्या है रिकॉम्बिनेशन ही तो करना है, तो इतना बड़ा डिजायर जीन होगा और इतने बड़े प्लाज्मिड होंगे तो इस डिजायर जीन को प्लाज्मिड में घुसा देंगे, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रोसेस है ना ये बड़ा ही माइन्यूट है, इवन आप देख भी नहीं पा रहे हो। आपने कैसे किया है पता तुम्हें, तुमने तुम एक तो बैक्टीरिया को नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऊपर से उसके प्लाज्मिड को नेकेड आई से देख पाओगे क्या? ये सब जो है इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है कि माइक्रोस्कोप भी देख ले तो बहुत बड़ी बात है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहानी चल रही है पता तुम्हें, इसमें सिर्फ हिडन एंड ट्रायल चल रहा है, सिर्फ हिडन एंड ट्रायल चल रहा है। डन है, तो हमने क्या किया कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे हमने घुसा दिया अपना डिजायर जीन। ये हमें दिख तो रहा नहीं है, कोई अगर बड़ी सी चीज होती तो हम देख भी पाते, अब दिख तो नहीं रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है बेटा जी कि रिकॉम्बिनेशन हुआ हो सकता है कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ हो, दोनों पॉसिबिलिटी ना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कुंचुम है। अब दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना लल्ला, ये रिकॉम्बिनेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो मैं कैसे जानूंगी, इसे हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ओके, इसे हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो ये कहलाते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो मैडम ये हुआ है ये नहीं हुआ है, मैं कैसे जानेगी बेटा जी, इसको हम कैसे जानेंगे, इसको हम जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से बोलो जैसे कि मान लो कि मेरा प्लाज्मिड जो है इसका साइज, जो बैंड अपन ने पढ़े थे याद है आपको, हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया जेल रन करते तो बैंड मिलते हैं, जो भारी वाले बैंड होते हैं वो आगे होते हैं, जो हल्के हल्के होते भाग जाते हैं। अब अगर मान लो सपोज दैट
एक वो मान रहे हैं। मान लो कि इस प्लाज्मिड का वेट बिना टारगेट डीएनए लिए 5 ग्राम था, टारगेट डीएनए जो है ये 1 ग्राम का था, तो रिकॉम्बिनेंट का साइज कितना होना चाहिए? 6 ग्राम का, ठीक है। या इसको मान लेते अपन, टारगेट डीएनए को मान लेते हैं 10 ग्राम, 10 ग्राम ये हो गया। टारगेट डीएनए को थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं, टारगेट डीएनए मान लो 10 ग्राम का है और आपका प्लाज्मिड 5 ग्राम का है, या प्लाज्मिड को थोड़ा सा और ले लेते हैं, प्लाज्मिड को मान लेते हैं 50 ग्राम का, 50 ग्राम का प्लाज्मिड है। एग्जाम्पल है, ग्राम ग्राम में कुछ नहीं होता सब, ठीक है। हमेशा डीएनए को बेस पेयर से नापा जाता है, ठीक है। देखो दो चीजें आज से एक सब क्लियर करेगा। डीएनए का यूनिट कैसा होता है? कितने बेस पेयर का डीएनए है, कितने उसमें बेस पेयर है, हमने बोला इतने हैं। प्रोटीन को कैसे नापते हैं? कितने किलो डाल्टन का है, ठीक है, ऐसा नापा जाता है। समझ में आई बात? तो यूनिट्स होती हैं, ये तो मैं तुमको एग्जांपल बता रही हूं। अब मान लो रिकॉम्बिनेंट का साइज कितना होना चाहिए? 60 ग्राम। कितना होना चाहिए? 60 ग्राम। और नॉन रिकॉम्बिनेंट का साइज कितना होना चाहिए? 50 ग्राम। तो अगर मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करूंगी, ध्यान से देखना, अगर मैंने जेल लगाना है, अगर मैंने जेल लगाना है, ऑरेंज कलर से बनाएंगी मैं, सुनेंगे, तो जो भारी वाला है वो हमेशा कहाँ रहेगा? पीछे रह जाएगा, और जो हल्का वाला है वो आगे रह जाएगा। अब कहानी ये है कि अगर मुझे आगे आगे बैंड मिले, मतलब समझो आगे आगे मिले, मतलब मुझे जो चीज मिल रही है उसका वेट ज्यादा है। उसका वेट क्या है बेटा जी? ज्यादा है। और वेट ज्यादा होने की वजह से बैंड कहां मिल रहा है? आगे। तो रिकॉम्बिनेशन हुआ है। समझी गई? कैसे समझते हैं कि रिकॉम्बिनेंट हुआ है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? क्लियर हो रही है इतनी बात? सो इफ वी attach the target DNA with the plasmid, listen to me very carefully, if we attach the target DNA with the plasmid, the weight will increases, and once the weight will increases, हमेशा बैंड जो होगा वो बिल्कुल जो है एकदम मतलब ज्यादा रन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हल्का होगा तो दौड़ के आगे चला जाएगा, और जो भारी होगा वो पीछे रह जाएगा। तो जो पीछे रह गया मतलब जो बिल्कुल रन करा और रुक गया क्योंकि भारी था, तो जो पीछे रह गया वो रिकॉम्बिनेंट है। और अगर आगे भाग गया, ठीक है, अगर मान लो आगे भाग गया, ये मान लो ये वाला बैंड हमें किसके पास मिला? 50 ग्राम के पास मिला। ये वाला बैंड अगर मुझे 60 ग्राम के पास मिला, तो मैं ये बोलूंगी कि ये वाला रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है और उसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो जेल रन करके बेटा जी मैं ये पता लगा सकती हूं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये टेक्निक्स होती हैं, पर हम देख नहीं सकते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर जेल से हमको वेट बढ़ा हुआ मिला, बैंड पीछे की ओर मिले, तो हम ये बोलते हैं कि भैया रिकॉम्बिनेशन हो गया। बैंड आगे वाला मिल गया, किसके पास मिला? 50 ग्राम के पास बैंड मिला, तो भैया रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। इट इज अ वेरी माइन्यूट, वेरी प्रिसाइज थिंग। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बहुत हिडन ट्रायल का मेथड है। आपको क्या लगता है कि एक बार टारगेट डीएनए घुसाया, प्लाज्मिड घुसाया काट के और जुड़ जाएगा? ना 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 ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमको इस प्रोसीजर को मल्टीपल टाइम्स करना होता है। क्लियर हो गई? अब हमको ये भी एक बात समझनी जरूरी है। देखो जब भी हम प्लाज्मिड को, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी हम प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटते हैं तो इस तरीके से प्लाज्मिड, इस तरीके से जो प्लाज्मिड होता है ना ऐसे खुल जाता है, ठीक है। अब अगर इसके समय पर तुमने डिजायर जीन नहीं लेके आए, अगर तुम समय पर यहाँ पर डिजायर जीन नहीं लेके आए बेटा जी, तो कुछ समय के बाद ये प्लाज्मिड अपने आप ही जुड़ जाता है। समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से प्लाज्मिड जो है कटा ही नहीं, हम लोग हो सकता है सारे प्लाज्मिड कट गए हो, कट गया, पर अगर तुमने समय पर उसके पास उसका टारगेट जीन मतलब डिजायर जीन नहीं लाए तो प्लाज्मिड अपने आप बंद हो जाएगा। तो अब हमें जो भी प्लाज्मिड मिलेंगे बाय द जेल वो भी कैसे कहलाएंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्लाज्मिड में अगर उसका डिजायर्ड जीन नहीं घुसा हुआ है तो नया प्लाज्मिड थोड़ी है, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट की कैटेगरी में जाना जाएगा। क्लियर हो गई है इतनी बात? डन हो गई है इतनी बात ना? अब मैंने आपको बताया कि दिस प्रोसेस इज वेरी माइन्यूट बच्चों, दिस प्रोसेस इज मतलब रियली वेरी माइन्यूट, बड़ा ही माइन्यूट प्रोसेस है। इसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल में हमें करना पड़ता है, ठीक है, लैबोरेटरी में ये प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम हिडन एंड ट्रायल कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट हुआ होगा, रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ होगा, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर नहीं हुआ तो फिर से ये प्रोसीजर हमें रिपीट करना पड़ता है कि प्लाज्मिड लाओ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालो, कट होगा उसमें, कट होने के बाद फिर वही, फिर क्या करोगे? फिर जेल चलाओ, तो कटा होगा तो फ्रैगमेंट्स में दिखेगा, छोटा सा फ्रैगमेंट का जेल रन करो, मतलब भैया तुम सैंपल डालोगे ना, तो अगर प्लाज्मिड कट गया होगा तो फ्रैगमेंट्स दिखाई देने लगेंगे, एक बड़ा फ्रैगमेंट, एक छोटा फ्रैगमेंट। अगर फ्रैगमेंट दिख रहे हैं मतलब प्लाज्मिड कट चुके हैं।
पर वहां पर हमें सारे प्लाज्मिड तो दिख नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे प्लाज्मिड ऐसे भी होंगे जो कटे नहीं होंगे। तो जो कटे नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएंगे, क्योंकि उसमें तो हम डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर ही नहीं सकते। जो कटा होगा जब उसमें हम अपना डिजायर्ड जीन घुसाते हैं तो हो सकता है पॉसिबिलिटी होगी कि डिजायर्ड जीन वो कटा हुआ प्लाज्मिड ले ले, और हो सकता है ना ले, क्योंकि हो सकता है पहले ही जुड़ गया हो। तो भी अगर पहले जुड़ गया होगा बिना लिए तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, और अगर ले लिया होगा तो रिकॉम्बिनेंट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सिर्फ हिडन एंड ट्रायल का प्रोसीजर करते हैं बच्चों, सिर्फ हिडन एंड ट्रायल यहां पर चल रही है कहानी। क्लियर? अब क्या करोगे, अब हम इस पर करेंगे बच्चों जी ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वी हैव टू डू द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल कुंचम कुंचम। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को अब हमने सेल में घुसाना है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी ये है, ध्यान से सुनो, ये मेरे पास मान लो कि ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है ये इस बैक्टीरियल सेल में घुस गया है। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है ये बैक्टीरियल सेल में घुस गया है। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल में ऐसे घुस गया। क्लियर? सो दिस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड घुस गया। ठीक, एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों जी, ध्यान से देखना मेरी बात, ऐसी नंबर 1 पॉसिबिलिटी तो ये हुई बेटा जी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, यहाँ पे बना रही हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला आ गया हो, तो क्या करोगे, ऐसा भी हो सकता है कि आया ही नहीं हो। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है बच्चों कि हो सकता है कि सेल में कुछ आया ही नहीं हुआ हो। ठीक है, कुछ नहीं हो, खाली हो सेल, इसको थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ, है ना, हो सकता है कि सेल में कुछ नहीं आया हो। क्लियर? सो यहां पर यह हो सकता है कि हमारे पास 3 प्रकार की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म हुआ हो सकता है कि कोई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म ना हुआ हो, ना ये वाला ना ये वाला। ठीक है, हो सकता है कि ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्म हो गया हो, चला गया हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, अब कहानी ये है कि हम जो है कैसे जानेंगे। ठीक है, हम कैसे जानेंगे मैम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हम कैसे जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, हम कैसे जानेंगे कि नॉन रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसकी भी टेक्निक्स है। तो जब मैं सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, जब मैं कलर चेंज करने वाली पीयूसी मार्कर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आपको ये चीज पढ़ाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हम कुछ टेक्निक से पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से तो पता कर ही सकते हैं, पर उससे भी एफिशिएंट हमारे पास टेक्निक है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला हुआ है, ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट वाला हुआ है, ये भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रिकॉम्बिनेंट वाले का, तो पहले अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों जी, ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, यहां पे लिखूंगी मैं, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया ये। ठीक है, इसमें भी कुछ कोई ना कोई तो चीज गई है, तो ये भी कैसा हो गया है, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट ये भी कहलाया है। पर क्या ये ट्रांसफॉर्म, इसमें कुछ आया है, किसी भी प्रकार का रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कोई भी प्लाज्मिड आया क्या, नहीं, तो ये हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर? ये कैसा हो गया बच्चों, ये हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है इतनी बात, डन है इतनी बात। सो 3 पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड घुस गया हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला घुस गया हो, कुछ घुसा ही नहीं हो। ठीक है, तो ये सब हिडन एंड ट्रायल है, ऐसा भी हो सकता है। हम कैसे पता लगाएंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो अगर ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है तो चाहे आपका रिकॉम्बिनेंट वाला घुसा हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला घुसा हो, इसे हम ट्रांसफॉर्मेंट ही कह लेंगे। अब कहानी ये है कि अगर रिकॉम्बिनेंट वाला घुसा है तो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला घुसा है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। हमारी जरूरत का कौन सा है, हमारा जरूरत है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाला। क्लियर हो गई इतनी बात? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको अब होगी। डन, समझ आया अच्छे से, प्रॉब्लम तो नहीं हुई। ठीक है, तो ये कहानी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूं। जब भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालते हैं, प्लाज्मिड को कट करते हैं, तो हो सकता है कि प्लाज्मिड कट हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो। कैसे पता लगाएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पता लगा लेंगे। हो सकता है कि कट होने के बाद जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालने के बाद अपना डिजायर्ड जीन डालते हैं, हो सकता है कि डिजायर्ड जीन जाके कट वाले प्लाज्मिड में घुस गया हो सकता है डिजायर्ड जीन के आने के पहले कट प्लाज्मिड जुड़ गया हो। अब
जिसमें डिजायर जीन नहीं घुसा, कोई भी कारण, बिना कटे नहीं घुसा, कटने के बाद अपने आप जुड़ गया उसकी वजह से नहीं घुसा, कोई भी कारण, अगर डिजायर जीन नहीं घुसा है लल्ला, तो बेटा जी ठीक है, सुनो सुनो बेटा, सुनो सुनो सुनो, उसे हम कहते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक है मेरे आंखों के तारे। फिर उसके बाद अगर रिकॉम्बिनेंट घुस गया है तो इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। अब इसको हम, इसके बाद कौन सा प्रोसीजर होता है, ठीक है, इसके बाद कौन सा प्रोसीजर होता है, इसके बाद होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। हम होस्ट सेल में घुसाते हैं उसे, होस्ट सेल ने हमने बैक्टीरिया ली है, अब ये वाला भी होस्ट सेल में जाता है। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई भी घुसे, कुछ भी प्लाज्मिड घुसे तो ट्रांसफॉर्मेंट तो वो कहलाएगा। पर अगर रिकॉम्बिनेंट वाला घुस गया तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला घुसा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, अगर कुछ नहीं घुसा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है। अब मैम हम ये कैसे जानेंगे कि ये हुए हैं ट्रांसफॉर्म या नहीं हुए हैं, इसके लिए भी हमारे पास टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, तो टेंशन हमको नहीं लेना है। ठीक है, सो ये हुआ ना। अभी मैं आपको, अच्छा अभी आप लोग बहुत ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा और एनसीईआरटी के पास आऊंगी, ठीक है, देखो ध्यान से, ओके ध्यान से देखो बच्चों, कहाँ गया कहाँ गया, ओके। तो मैं आपको बता रही थी कि क्लोनिंग वेक्टर जो होता है, जैसे कि मान लो क्लोनिंग जो वेक्टर होते हैं उनके पास हमेशा हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। अगर मैं किसी बैक्टीरियोफाज का भी डीएनए, जैसे तुमको पता है बैक्टीरियोफाज जो होता है बेसिकली ये वायरस है और ये अपना डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर कर देता है और धड़ 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 रेप्लिकेट करता है। तो बेसिकली बैक्टीरियोफाज जो होता है वो बैक्टीरियो वायरल डीएनए को ना खाना पीना चाहिए जो बैक्टीरियल सेल से वो लेता रहता है, मेन क्रोमोसोम को डिस्टर्ब नहीं करता। अब कहानी ये है कि अगर हम बैक्टीरियोफाज के डीएनए को ले लें, मैम ये इन्फेक्शन भी कर सकता है, पर हम नॉर्मली इसको ट्रीट करते हैं, वो सारी साइड्स हटा देते हैं जो भी इन्फेक्शन करने वाली होती है। उसके बाद इसके पास बहुत हाई कॉपी नंबर बनाने की एफिशिएंसी होती है, पावर होता है, जिसकी वजह से हम अगर इसमें अपना डिजायर जीन घुसा दें, एलियन डीएनए घुसा दें, तो रैप कॉपी नंबर बढ़ जाएगा। यही ये पैराग्राफ कहना चाह रहा है। आई होप कि आपको रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये क्लियर हो गया। अब ये रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ये कैसे हम पढ़ेंगे ये मैं आपको अब अगली क्लास में समझाऊंगी। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ मैं क्लोनिंग साइट्स के बारे में, हालांकि क्लोनिंग साइट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी। क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं, जब भी हम कि जिस जगह क्लोनिंग साइट आर आल्सो कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, बस इतनी याद रखो। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो टुडे वी हैव लर्न हाउ मेनी थिंग्स। हमने क्लोनिंग वेक्टर तो सीखा ही, हमने क्लोनिंग वेक्टर की एक प्रॉपर्टी सीख ली है विच इज द ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। हमने रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में सीख लिया। उसे कैसे सिलेक्ट करेंगे ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हमने सीखा कि वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वेक्टर कौन कौन से होते हैं। हमने जो हमको चाहिए वो है क्लोनिंग वेक्टर, और हमको कॉपी ऑफ जीन्स चाहिए है, एक्सप्रेशन वाला वेक्टर नहीं चाहिए है। प्लाज्मिड वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और प्लाज्मिड वेक्टर को पढ़ाने के बाद मैंने आपको ये बताया कि जो वेक्टर्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्लियर है, मैंने आपको ये बताया कि वेक्टर जो होता है उसके हाई कॉपी नंबर होने चाहिए। हाई कॉपी नंबर कब होगा, जब उसके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हाई कॉपी नंबर होगा। समझ में आ रही बात, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में हाई कॉपी नंबर नहीं होगा तो प्लाज्मिड रेप्लिकेट नहीं करेगा, और उसी के अंदर अपना एलियन डीएनए गुजार रखा है तुमने, तो अगर जब तुम्हारा प्लाज्मिड ही नहीं रेप्लिकेट होगा तो एलियन डीएनए कैसे होगा, तो हाई कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर्स की हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तक की एनसीईआरटी रीड की। तो आज मैंने आपको सिखाया वेक्टर्स के बारे में और उसकी एक प्रॉपर्टी बताई। ठीक है, आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप ऐसे मेरे प्यारे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लेक्चर चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे बेहतरीन तरीके से मेरे हर लेक्चर जो है अरेंज मिलेंगे। इवन कौन सा लेक्चर कितने समय का है तुम देखोगे। लेक्चर मैंने बहुत बड़े नहीं बनाए, एक एक घंटे के लेक्चर बनाए हैं ताकि तुम एक बार में एक घंटे में एक टॉपिक एकदम क्रिस्प नाइसली क्लियर कर सको। ठीक है, तुमने देखा होगा कि मैं कोर टीचिंग पे विश्वास रखती हूँ। रीडिंग मेरा पैशन नहीं है कि मैं स्लाइड रीड करे जा रही हूँ, नहीं, ये नहीं कर सकती मैं कोर टीचर हूँ। मुझे लिखना, लिख के पढ़ाना पसंद है, और तुम मेरे सारे लेक्चर्स देखो और उन्हें एंजॉय करो। ठीक है, क्लास 12th पे जाना, ओके, मेरी फोटो पे क्लिक करना, सारे चैप्टर और उनके वीडियोस बने हुए हैं, ड्यूरेशन भी दिया हुआ कितने ड्यूरेशन का है। तो आई होप मैंने आज आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया। कुछ ना समझ में आया प्लीज लेट मी नो, मैं यही हूँ आपके लिए, सो घबराने की जरूरत नहीं है। सी इन द नेक्स्ट क्लास। अब तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।